नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम अपडेट के साथ, जहां आज देहरादून जा सकते हैं बीजेपी के ऑब्जर्वर। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को बीजेपी ने ऑब्जर्वर बनाया है उत्तराखंड में। ऐसे में आज या कल दौरा कर सकते हैं उत्तराखंड का, जहां बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे दोनों ऑब्जर्वर। कल यानी कि 20 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। बीजेपी ने सभी विधायकों को देहरादून में मौजूद रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो लगातार उत्तराखंड में सीएम के फेस पर सस्पेंस बरकरार है और उस सस्पेंस से पर्दा हटाने के लिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, जहां कल भी विधानमंडल दल की बैठक है और संभावना है कि कल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा होगी और इस दौरान कोई बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। तमाम वो जो नाम लगातार शामिल हैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में, उनमें से किसी एक नाम पर मोहर भी लग सकती है कल। हालांकि आलाकमान की तरफ से क्या निर्णय होता है ये देखना होगा। फिलहाल दोनों ऑब्जर्वर जो हैं शामिल रहेंगे इस बैठक में। कल ये बैठक होगी यानी कि 20 मार्च को ये अहम बैठक, जिसके लिए सभी विधायकों को देहरादून में मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी देहरादून में मौजूद रहें और उनकी मौजूदगी में विधानमंडल दल की बैठक होगी। और इस बैठक में खासतौर से चर्चा की जाएगी कि आखिर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, एक बार फिर से उत्तराखंड में उसको किस तरह से कामयाब रखना है, बरकरार रखना है, इसकी कोशिश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और इसके लिए अब मंथन हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो लगातार पेच इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री रहे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, वो खटीमा सीट से चुनाव हारे हैं और इस वजह से लगातार पेच फंसा हुआ है कि आखिर नया मुख्यमंत्री किसे चुना जाए या फिर एक बार से पुष्कर सिंह धामी पर ही विश्वास जताया जाए, क्योंकि उनके लिए कई विधायक अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार हैं, सामने से पेशकश कर चुके हैं। और ऐसे में संभावना है कि क्योंकि वो युवा चेहरा है, जोश भरने का काम उन्होंने ठीक चुनाव से पहले किया, ऐसे में संभावना है कि पुष्कर सिंह धामी को ही एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंप सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महज ये कयास हैं जो कि लगातार चरम पर है इस वक्त, क्योंकि लगातार अभी भी सस्पेंस उत्तराखंड में बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो वहीं महिला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी बड़ी बात हो रही है, जहां रेखा आर्या का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री इस बार उत्तराखंड में होनी चाहिए और उसके लिए रेखा आर्या का नाम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल किस तरह से मंथन किया जाता है इस विधानमंडल दल की बैठक में, सभी विधायकों की मौजूदगी में क्या कुछ विचार विमर्श होता है, क्या कुछ चर्चा होती है, इसकी लगातार अब तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब ये सस्पेंस से पर्दा हटता है। तो खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता पवन दीक्षित देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट? कल विधानमंडल दल की ये बैठक है, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां लंबे वक्त से मंथन हो रहा है। दिल्ली के दौरे पर भी रहे कार्यवाहक पुष्कर सिंह धामी और लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी मंथन हुआ है। आखिर कब ये मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी फाइनल? बिल्कुल उन्नति, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उनके चेहरों को लेकर के चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए। उसके बाद से ही प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीतते तो वही उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री होते, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा थे और वो जीत हासिल करने के बाद में वही शपथ ग्रहण में भागीदार होंगे। और लेकिन उत्तराखंड में ये परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही हैं और अभी तक उसको नाम को लेकर के अभी भी संभावनाओं का दौर जारी है। हर स्तर से उसकी समीक्षा की जा रही है। तमाम जो अन्य वरिष्ठ कनिष्ठ या अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। कुछ विधायकों का सुर ये भी है कि चुने हुए चुनिंदा विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो वही महिला मुख्यमंत्री को लेकर के भी कयासबाजी तेज हो गई है। वहीं इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी जो उनकी भी अभी लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चर्चा हो रही है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जो कि दलित समाज से आती है, उनके नाम की चर्चाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही है। और अभी देखना ये होगा कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो कल आज शाम को या फिर कल संभवतः देहरादून आप पहुंच सकते हैं और देहरादून में
कल संभावित जो प्रस्तावित अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से जब वार्ता हुई तो उन्होंने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन संभावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने जरूर कहा है आज से कल तक संभावनाएं हैं कि कल विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह आज से कल तक देहरादून पहुंच सकते हैं और वही जो भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए भी तैयारियां हो रही है। एक बैठक हो चुकी है और आज भी एक भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह मनाने के लिए बीजेपी में आज भी एक बैठक होगी। तो हालांकि अभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इससे जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होती है कि पर्यवेक्षक कब आ रहे हैं, विधानमंडल दल की बैठक कहाँ होगी, किस समय होगी और कौन कौन लोग इस विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रहेगा विधायकों के अतिरिक्त। इन सबके बाद में समारोह को लेकर भी शपथ ग्रहण समारोह को जिस तरह से मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है उस पर भी चर्चा हो सकती है, उसके लिए भी डेट फाइनलाइज हो सकती है कल। बिल्कुल 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 उन्नति भव्य और दिव्य बनाने को लेकर के आज भी बैठक हो रही है। आज वर्चुअल बैठक हो रही है जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन मंत्री अजय कुमार समेत तमाम दिग्गज नेताओं के साथ में आज इस वर्चुअल बैठक शुरू होगी। 2 दिन पूर्व भी एक बैठक हुई थी शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। उसमें एक आज निश्चित हो जाएगा कि ये स्थान कहाँ पर होगा, किस स्थान पर शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा और वही समय क्या होगा, कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कैसे उसको और ज्यादा आकर्षित बनाया जाएगा, जन जन तक पहुंचाने के लिए जन भावनाओं के अनुरूप भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम मनाने की तैयारियां हैं। आज पवन बने रहिएगा आप हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के लिए लौटते हो पवन आपके पास। तो उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मेगा इवेंट के तैयार होगा और इसी की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। केंद्रीय नेताओं को न्योता दिया जाएगा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान बुलाए जाएंगे। पूरा इवेंट मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए तैयार होगा। सभी जिलों और मंडलों में इसका प्रसारण भी कराया जाएगा। इसकी भी बड़ी तैयारी जो है की जा रही है लगातार कि आखिर किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को एक मेगा इवेंट की तरह तैयार किया जाए, मेगा इवेंट की तरह प्रिपेयर किया जाए और इसी के लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं, मंथन भी हो रहा है, जहां तमाम दिग्गजों को बुलाने की तैयारी है तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व को भी बुलाने की तैयारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों को बुलाने के लिए न्योता तैयार किया जा रहा है। तो वहीं ये पूरा मेगा इवेंट जो है 2024 को ध्यान में रखते हुए तैयार हो रहा है। तो चलिए पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा अपडेट लेते हैं पवन से। पवन, क्या कुछ अपडेट देखिए, सभी जिलों और मंडलों में प्रसारण की भी तैयारी जो है की जा रही है कि एक तरीके से मेगा इवेंट बनाया जाए इस शपथ ग्रहण समारोह को और उसका प्रसारण भी सभी जिलों में हो सके। बिल्कुल उन्नति, इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं कि सभी जिले के जिलाध्यक्ष को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि वहां पर एक मेगा इवेंट बनाने के लिए हर जिले पर कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। उस जिले के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं वो उस कार्यक्रम को देखने के लिए सीधा प्रसारण होगा उसको देखने के लिए वहां पर मौजूद रहे। एक ऐसा स्थान का चयन किया जाएगा प्रत्येक जनपद में जहां पर तमाम लोगों को न्योता दिया जाएगा, वो लोग उसका सीधा प्रसारण वहां पर देख सकेंगे, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या फिर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ लोग हो या फिर साहित्यकार हो या फिर महिलाएं हो या फिर जो विशेष लोग गीतकार हो। तो ऐसे तमाम लोगों को इस मौके का साक्षी बनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। वहीं देहरादून में जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया जाएगा। जो लोग चुनाव प्रचार में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आए थे उन लोगों को भी न्योता दिया जाएगा और ऐसे तमाम लोगों को बुलाया जाएगा जो चाहे बुद्धिजीवी लोग हों, पूर्व सैनिक हों, महिलाएं हों और देश में काम करने वाले तमाम ऐसी संस्थाएं हों, सार्वजनिक संस्थाएं हों या फिर एनजीओ हों या फिर अन्य लोग हों, जिनसे कहीं न कहीं संदेश देने की ये बीजेपी की तैयारी है और इस प्रोग्राम को, इस शपथ ग्रहण समारोह को एक ऐतिहासिक समारोह बनाने की भी पूरी तरह से तैयारी बीजेपी कर रही है और राजभवन में न करके किसी खुले स्थान पर करने की तैयारी है। जी पवन, देखिए 5 राज्यों के चुनाव में यूपी यूके पर सबका ज्यादा फोकस रहा
और अब जब इस शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है तो सब कुछ 2024 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। और जब भी देवभूमि के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उनके भी दौरे को एक तरीके से मेगा इवेंट बनाने की तैयारी कार्यकर्ताओं ने ले रखी थी। लेकिन अब जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, किस तरह की जो तैयारियां तो हो ही रही है वहां पर, लेकिन क्या कुछ अहम और खास दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल उन्नति, इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसका फोकस सीधा 2024 पर होगा। 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में। 2 बार लगातार 5 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की है। इस बार 24 में भी 5 सीटें अपनी झोली में लाने के लिए अभी से उसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी कार्यक्रम किए जा रहा है उसको मेगा बनाने के लिए, इसमें साफ तौर पे जो हिंदुत्व छवि है उसको भी दर्शाया जाएगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को वहां पर प्रदर्शित करने के लिए वहां पर उनको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, ताकि एक संदेश जाए देश भर में, दुनिया भर में, जिस आधार पर पार्टी की जो सोच है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाए। इस भव्य और दिव्य बनाने के लिए यहाँ पर संत समाज, तीर्थ पुरोहित, जो पंडा पुरोहित है, जो पिछले दिनों जब देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ था तब से लेकर के वो बात तक प्रदर्शन करते रहे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस एक्ट को बर्खास्त करते हुए फिर से उन्होंने 4 धाम जो मंदिर समिति थी उसका फिर से संचालन किया है। तो ऐसे में इन तीर्थ पुरोहितों को भी बुलाया जाएगा और जो संत समाज है वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, पूर्व सैनिक वहां पर मौजूद रहेंगे, वहीं पर साहित्यकार मौजूद रहेंगे, लोक कलाकार मौजूद रहेंगे, महिलाएं मौजूद रहेंगी, पर्वतारोही मौजूद रहेंगे। ऐसे तमाम लोगों को उस मंच पे देखने को, उस मंच पर दिखाई देंगे जिस दिन शपथ समारोह होगा, शपथ ग्रहण का समारोह होगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी उस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बन गए देहरादून पहुंचेंगे। जी, यानी कि लगातार भव्य तैयारी के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का हरिद्वार का दौरा है, जहां देव संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति। स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए, छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति। शौर्य दिवार पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। तो उपराष्ट्रपति का हरिद्वार का ये दौरा वेंकैया नायडू का, जहां शौर्य दिवार पर देश के शहीदों को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई है कि किसी भी तरह की चूक इस दौरे के दौरान ना आए। तो वहीं देव संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति, स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए हैं और इसके बाद अब वो संबोधित भी करेंगे छात्र छात्राओं को। तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से छात्र छात्राओं के लिए होंगी, उनके भविष्य के लिए होंगी। तो वहीं श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे शहीदों को, क्योंकि देवभूमि का ये दौरा उनका बेहद ही ज्यादा अहम, क्योंकि कई वीर देवभूमि से पैदा हुए हैं और ऐसे में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खास ये दौरा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का, जहां छात्र छात्राओं को भी संबोधित करेंगे। शौर्य दीवार पर देश के शहीदों को वो श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आएंगे, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर आपको बता दें सभी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी, प्रस्तावित उनका ये दौरा था। और ऐसे में जब आज जो खास उनका हरिद्वार का दौरा है तो सभी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी कड़े हैं, रूट डाइवर्जेंस किए गए हैं। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। और इस बीच लगातार उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जहां छात्र छात्राओं को वो संबोधित करेंगे। उनके भविष्य के लिए तमाम महत्वपूर्ण बातें उपराष्ट्रपति छात्र छात्राओं से करते नजर आएंगे कि किस तरह से अपने भविष्य में आगे बढ़ना है। तमाम महत्वपूर्ण बातों का संदेश आज उपराष्ट्रपति देंगे, क्योंकि वो हरिद्वार के दौरे पर हैं। इसी दौरान वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो देवभूमि जिसने कई वीर जन्मे हैं इस भूमि से, ऐसे में उन वीरों को सलाम करने के लिए जो कि वापस उसी भूमि में विलीन हुए, उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि आज अर्पित करेंगे। साथ ही साथ छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जहां शौर्य दीवार पर देश के शहीदों को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उनके दौरे को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा कड़े इंतजाम है वो भी कर लिए गए हैं। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति और स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की है।
शामिल हुए हैं। पहले से ही खास तैयारी उनके दौरे को देखते हुए कर ली गई थी और अब छात्र छात्राओं को कुछ देर बाद संबोधित भी करते नजर आएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जहां उनके भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर उनको आगाह करेंगे कि किस तरह से अपनी पढ़ाई पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य उज्जवल हो सके, क्योंकि ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं, इस प्रदेश का भविष्य है। ऐसे में आगे किस ओर बढ़े, कितनी तत्परता चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इसका संदेश भी आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देते नजर आएंगे। आज खास हरिद्वार का उनका ये दौरा है। जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की है। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति और स्वर्ण जयंती समारोह में खास तौर से उन्होंने शिरकत की। जो विशेष कार्यक्रम होते हैं, पूजा अर्चना होती है, वो उन्होंने किया और उसके बाद अब शौर्य दिवस पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। साथ ही साथ छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण बातें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से कही जाएंगी। तो देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का हरिद्वार का ये दौरा, जिसकी जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां यूनिवर्सिटी वो पहुंचे हैं, छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे। खास उनका ये हरिद्वार का दौरा है। स्वर्ण जयंती में उन्होंने शिरकत की है। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी वो पहुंचे हैं और इस समारोह में शामिल होने के साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद वो छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण वो कहेंगे, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल उपराष्ट्रपति का ये दौरा बेहद ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल देहरादून पहुंचेंगी और विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार इस बार का शपथ ग्रहण बहुत ही भव्य होगा और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे, बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। और अब खबर डोईवाला से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने बीएसएफ में आपदा प्रबंधन और साहसिक खेलों का प्रशिक्षण लिया। वहीं प्रशिक्षण के दौरान स्कूली बच्चों को एमटीवी साइकिलिंग, चट्टान पर चढ़ने का अभ्यास, आपदा के दौरान रेस्क्यू की जानकारी समेत कई अहम विषयों की जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों को एडवेंचर फिल्म दिखाने के साथ साथ देश की हिफाजत विषय पर निबंध लेखन कराया गया, जिसके बाद कमांडेंट ने सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। देहरादून में श्री महेश कुमार नेगी कमांडेंट के तत्वाधान में हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उसको हमने अपने कैंपस में मनाया। और इसमें हमने जो श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम देहरादून में स्थित है, उसके छात्र एवं छात्राओं को हमने यहाँ कैंपस में बुलाया था और उन सभी छात्र छात्राओं को हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिसमें कि आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग में स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग और इंटीग्रेट ऑब्स्टिकल्स का उनको जो है डेमो दिया हमने और उसका फिर उनको अभ्यास भी करवाया। इसके उपरांत हमने यूएवी ड्रोन के बारे में उन्हें आम जानकारी दी और उसके उपरांत हमने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और उसमें सभी ने जो है, सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। तो आपदा प्रबंधन के लिए इन स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग ये सिखाते नजर आ रहे हैं और उसके बाद इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, इससे स्किल्स जो है कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं बच्चों की, वो आपदा से खुद को निकालने के लिए सक्षम होते हैं। ये एक सराहनीय काम जो है डोईवाला में देखने को मिला है कि बच्चों को हर एक आपदा के लिए तैयार किया जाए, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो बच्चे अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है
वो दी गई है डोईवाला में एक स्कूल में। और इस दौरान प्रशिक्षण हुआ, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र देकर इन सभी बच्चों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली उनको सम्मानित भी किया गया। और अब खबर भिकियासेठ से है, जहां एक दर्दनाक हादसा होने से बाल बाल बच गया। भिकियासेठ के बसोट मार्ग का लकड़ी से भरा ट्रक संतुलन खोकर सड़क से नीचे जा गिरा, तो वहीं चालक ने सूझबूझ से दिखाते हुए ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि सड़क धंसने और सड़क में गड्ढे होने से दुर्घटना हुई। फिलहाल चालक को मामूली चोटें आई हैं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा है। चालक जो था सूझबूझ दिखाई और इसके चलते गंभीर चोटें नहीं आई हैं, मामूली चोटें आई हैं और फिलहाल किसी भी तरह की जनहानि भी नहीं हुई है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां स्कूली बच्चों ने जमकर होली की धूम मचाई। इस दौरान बच्चों का बाजार में सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया, जिसमें स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक शामिल रहे। तो वहीं बच्चों ने कुमाऊं, झोड़ा और होली के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी वहां मौजूदा सभी लोगों ने खूब प्रशंसा की। और अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां अलकनंदा नदी में 2 छात्रों के डूबने से मौत हो गई। दोनों गढ़वाल विवि के फॉरेस्ट्री विभाग के छात्र बताए जा रहे हैं, जिनमें से एसडीआरएफ की टीम ने एक के शव को रेस्क्यू किया, जबकि दूसरा लापता बताया जा रहा है। तो वहीं छात्रों ने एसडीआरएफ की टीम पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर एसडीआरएफ के जवान चले गए थे। तो श्रीनगर से ये खबर, जहां नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई है। साथ ही साथ एसडीआरएफ पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि एसडीआरएफ की जो टीम थी वो नशे में धुत थी और इस वजह से बीच में ही रेस्क्यू ऑपरेशन को छोड़कर एसडीआरएफ के जवान चले गए, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और अब खबर टिहरी से, जहां गर्मी के सीजन में बीमारियों की रोकथाम के लिए टिहरी जिले को स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर रखा है। बता दें, भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए अक्सर पर्यटक और यात्री पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। जाहिर सी बात है, इससे गर्मियों में अक्सर बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है। तो सभी एमओएसटी को मैंने अलर्ट कर दिया है। और एक अभी हमें एक आरबीएसके की नई टीम मिली थी चुनाव आचार संहिता से पहले, तो उसके अब मैंने आदेश कर दिए हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद। तो ये बीपुरम से लेके प्रतापनगर तक झील के किनारे जितने भी हमारे स्कूल या आंगनबाड़ी हैं, उनमें डेली नियमित ये बच्चों का चेकअप करेंगी। तो जो भी बीमारी यदि पता चलेगी तो समय के अंतर्गत हम उनका उपचार कर सकेंगे। और अब खबर रामनगर से है, जहां आप कार्यकर्ता ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। आपको बता दें, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आपको जीत नहीं मिली, इसके बावजूद आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और आप कार्यकर्ता धार्मिक गानों की धुन पर मस्ती में नाचते गाते नजर आ रहे थे। तो रामनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि होली मिलन समारोह आयोजित किया गया जिनकी तरफ से, और हार के बावजूद भी जो हौसले हैं बुलंद नजर आए हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। आज कोटद्वार कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को रंग से खूब सराबोर करते नजर आए। बता दें, होली के दिन ड्यूटी पर तैनात रहने की वजह से पुलिसकर्मियों की होली अगले दिन मनाई गई। दिन भले ही बदल गया, लेकिन जश्न में कोई भी कमी नहीं आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।